मेरा नाम रियाज है, पर यह मेरा असली नाम नहीं है। मैं अपना नाम गोपनीय रखूँगा ताकि मेरी नौकरी सही सलामत रहे। मैं एक कब्रिस्तान में काम करता हूँ और यहाँ पे 20 साल से काम कर रहा हूँ और इन सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। जब मैं ये कहानियाँ लोगों को बताता हूँ, वो इस पे विश्वास नहीं करते। यह बताते हैं कि उनके लिए पैरानॉर्मल बातें हैं ये सब, पर मेरे लिए अब यह सब नॉर्मल हो चुका है। जब मैं 1974 में काम मांगने के लिए कब्रिस्तान में गया था, तब मेरे साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी। ऐसी डरावनी घटनाएं मेरे साथ 3 साल बाद हुई। वो साल था 1937 और यह मेरे साथ पहली बार हुआ था। एक आदमी का अंतिम संस्कार था। मैं और मेरा दोस्त कुछ दूर पे इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही यह कार्यक्रम बंद हो जाए, हम कॉफिन को बंद करके उसे दफना देंगे। उस मृत आदमी के रिलेटिव्स फूट फूट कर रो रहे थे। मैं और मेरा दोस्त अब वहाँ पे गए और उस कॉफिन को दफनाने लगे। तभी मैंने सामने में एक आदमी देखा जो ठीक उस मरे हुए आदमी के तरह दिख रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो उसका जुड़वा भाई है या कोई ऐसा रिलेटिव जो हूबहू उसके जैसा दिखता हो, पर धीरे धीरे समझ आया कि ऐसा नहीं है। वो उसकी आत्मा थी। वो आत्मा वहाँ पे आए लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। खैर, वो ध्यान दे भी कैसे सकते थे। वो लोग उसमें से गुजर जा रहे थे जैसे कि वो वहाँ हो ही ना, या फिर वो हवा हो जिससे आसानी से हम पार हो सकते हैं। रात में जब मैं वहाँ से सो रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने ये कहा कि मैं तुम्हें चैन की नींद सोने नहीं दूंगा और तुम कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया। मैं जानता था वो आवाज़ उसी आत्मा की है जो आज सुबह आई थी और जिसे मैंने देखा था। और अगले दिन से मैं अपने घर पर सोने लगा। पहले मैं अपने घर जाकर इसलिए नहीं सोता था क्योंकि वो कब्रिस्तान से बहुत दूर था और जाते जाते बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता था और रात बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती थी। कब्रिस्तान के आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ के पेड़ भी अजीब से थे। वो कोई नॉर्मल पेड़ जैसे नहीं थे। उसकी पत्तियाँ काली थीं, पर दिन में वो हरी हो जाती थीं। मुझको कुछ समझ में नहीं आता था कि ऐसा हो कैसे रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब भी मैं वहाँ पे काम करता, वो आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो हर समय मेरे आजू बाजू घूमती रहती और मुझसे बात करने की कोशिश करती। वो ऐसी बातें बोलती जिससे मैं मजबूर हो जाता था उसकी तरफ देखने का, पर अगर गलती से मैं उसकी तरफ मुड़ जाता, मैं ऐसा प्रिटेंड करता कि मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ दिन तक चला। तभी एक और लड़की का फ्यूनरल था। वो लड़की 15-16 साल की थी और मैं और मेरा दोस्त अक्सर की तरह वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे उसे दफनाने का। पर वो लड़की की आत्मा उन रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो उन रिश्तेदारों से दूर जा रही थी, मानो उसे उन रिश्तेदारों का चेहरा नहीं देखना है। वो उनसे दूर जा रही थी। फिर वो भी मुझसे बात करने की कोशिश करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को पता कैसे चल रहा है कि मैं इन्हें देख पा रहा और इन्हें सुन पा रहा हूँ। वो लड़की मेरे पास आती थी और बोलती थी, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, मुझे अपना बदला पूरा करना है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो दोनों आत्माएं मुझे हर वक्त सताती थीं और मुझे मेरा काम नहीं करने देती थी। उनके कारण कई बार गर्म कॉफ़ी मेरे ऊपर गिर गई। एक दिन तो हद से ज़्यादा ही हो गया। एक बहुत बड़ा गमला मेरे ऊपर गिर गया। मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और मैं हॉस्पिटल में 2 दिन तक भर्ती हुआ था। फिर एक दिन मैंने उनकी बातों पे रिएक्ट कर दिया और फिर वो लोग खुश हो गए
और मुझसे अपना काम करवाने लगे। वो लड़की ने बोला, मैं जानती हूँ मेरी हत्या किसने की है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी उसे ढूंढने के लिए। हो सकता है तुमने ऐसा पहले ना किया हो, पर इस बार तुम्हें वो करना ही होगा, वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और मैं इस जगह को तब तक छोड़ के नहीं जा सकती जब तक वो आदमी मर ना जाए। वो ऐसे जिंदा नहीं रह सकता है। वो आदमी के तो कुछ और ही कहने थे। वो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा था, उसका तो कोई मकसद भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो यहाँ पे इसलिए फंसा हो क्योंकि उससे वो रास्ता नहीं मिल रहा है जहाँ से इस जगह से जाया जाता है। इसलिए तब से मैंने उनकी मदद करना शुरू कर दी। मैं समझ गया था कि यहाँ से सिर्फ वही लोग नहीं जा पाते हैं जिनको या तो कोई बदला लेना हो, या तो उनकी कोई ख्वाहिश बाकी हो, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा बुरे आदमी हो। और साजिल, हाँ, उस आदमी का नाम साजिल था और वो बहुत ही बुरा इंसान था। उसने ढेर सारे क्राइम किए थे, पर मैं उसे बुरा बोलने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि मैंने भी कुछ बुरे काम किए हों, उतने बुरे नहीं। और जब से मैं इस कब्रिस्तान में आया हूँ, मैं एक बात तो समझ चुका हूँ, भले ही लोग अच्छे हो या बुरे, मरना तो सबको एक दिन है ही। इसलिए मैंने उन दोनों की मदद करना शुरू कर दी। मैं उस साजिल के लिए हर दिन प्रेयर्स पढ़ता था उसके कॉफिन के सामने जाके, और मैंने ऐसा बहुत दिन तक किया। और हर दिन उसकी जो आत्मा थी वो हल्की होती जा रही थी। मैं अब उसे अच्छे से नहीं देख पा रहा था और वो भी बहुत खुश था ये देख के। मैं ऐसा हर एक के सामने करने लगा ताकि वो सब यहाँ से चले जाए और मुझे परेशान करना बंद कर दे। पर बहुत लोग तो वहाँ से चले गए सिवाय उस लड़की के। उसने मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं। वो हर दिन मेरे साथ ऊट पटांग काम करती रहती। वो मेरे ऊपर चाय गिरा देती, शरबत गिरा देती, वो मेरे ऊपर चीज़ें फेंकती ताकि मैं उसका काम करूं। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर रही थी और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय या तो उसके हत्यारे को मैं मार दूं या फिर उसे पकड़वा दूं। फिर उस लड़की ने एक दिन आके मुझसे स्पष्ट रूप से बात की और बोली, सुनो मूर्ख आदमी, मैं नहीं जानती तुम क्या करना चाह रहे हो, पर अगर तुमने मेरा मदद नहीं किया तो अगली बार मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे चीज़ें नहीं फेंकूंगी, तुम्हें सीधा मार डालूंगी, समझे तुम? फिर मैं एक बात सोचा, अगर ये मुझे मार सकती है तो अपने हत्यारे को खुद ही क्यों नहीं मार लेती। पर पता नहीं कैसे उसे ये बात पता चल गई कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और वो बोलती है, ओ मूर्ख प्राणी, मैं इस कब्रिस्तान के बाहर जा ही नहीं पा रही। तुम्हें क्या लगता है बीच बीच में मैं क्यों गायब हो जाती हूँ? मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजती हूँ। पर मैं यहाँ से बाहर ही नहीं जा पा रही। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, वरना मैं तो जिंदा रहूंगी ही, जिंदा बोले तो यहाँ पे, पर तुम नहीं रह पाओगे और तुम्हारी आत्मा भटकीगे भी नहीं। तो चलो मेरा काम करो। और फिर उसने मुझे हवा पे उठा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे हवा में कैसे उठा सकती है, और उसने मुझे नीचे पटक दिया। मुझे आखिर में उसकी बात माननी ही पड़ी और फिर उसने मुझे सारी बातें बताई कि उसे उसके चाचा ने मारा था और उसे उसने पैसों के लालच में मारा था, क्योंकि वो अपनी माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनके माता पिता की पूरी जायदाद उसे मिलती, पर अगर वो जिंदा नहीं होती तो वो जायदाद उसके चाचा को मिलती। इसलिए जायदाद के चक्कर में उसके चाचा ने उसी को मार दिया और इसकी खबर न्यूज़पेपर पे भी आई थी। और वो न्यूज़पेपर के बारे में मुझसे मेरी पत्नी ने बहुत साल पहले ही बात की थी, पर मैं समझ नहीं पाया जब ये बात बहुत साल पहले की है और इस लड़की का दफन कुछ दिन पहले हुआ था, ऐसा हो कैसे सकता है। फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि कुछ चीज़ें पता ना चले तो ही अच्छा है। उन लोगों को मेरी मौत की खबर
कुछ दिन पहले हुई। उन्हें ये तो पता था कि मैं मर चुकी हूँ, पर मेरी बॉडी उन्हें कुछ दिन पहले मिली और इसलिए मुझे अभी दफनाया गया। मैं ये सुन के काँप चुका था और मैंने उसकी शर्तें मान ली और मैंने उसके चाचा को फ़ोन करके पकड़वा दिया। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया था और अपनी जानकारी नहीं दी थी, बस उन्हें सारी कहानी बता दी थी और फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसी दिन वो लड़की वहाँ से गायब हो गई और मुझे उस दिन के बाद कभी नहीं मिली। तब से लेके आज तक मैं कई आत्माओं की मदद कर चुका हूँ। पर आप सोच रहे होंगे मैं ये कहानी आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जिंदा लोग और मरे हुए लोगों के बीच में जो लकीर है वो पतली होती जा रही है और हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि हम लोग उन मृत आत्माओं को अपने आसपास देखने लगे और ये मृत आत्माएं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और ये हमको अपने काबू में कर लेती हैं। बहुत आत्माएं तो उनसे भी बुरी होती है, वो हमें अपने काबू में नहीं लेती हैं पर हमें प्रताड़ित करती हैं ताकि हम उनके काम करें और हम फंस जाए। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना होगा। और भी कोई व्यक्ति है जो इससे गुजर रहा है उसे मैं बता दूं कि तुम अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी ये काम हो ही रहा है। मेरे अंदर बहुत कुछ है बताने के लिए पर मैं बता नहीं सकता, वरना ये कहानी कभी ख़त्म ही ना हो। मैंने बोला ना मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है। तो कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? डू कमेंट डाउन बिलो और ऐसी ही और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।